हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट में। और वो आज डेट क्या है हमारी 20 अगस्त 2023 को। आज हम लोगों ने अभी एनवायरनमेंट स्टडीज़ का जो है कि आंसर की अपलोड कर दिया। आप लोगों ने अगर उसे ना देखा हो तो प्लीज़ अभी जाइए, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम लोग कर रहे हैं चाइल्ड पेडागोजी, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं CDP। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इस पर आपको RO UPPCS या UPSC या BPSC की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कराई जाती है, सारे कंटेंट दिए जाते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये सीटेट की फिर आप आंसर क्यों डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं, मैंने 3 बार सीटेट को क्रैक भी किया है। और हमारे कई सारे फेवरेट स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो सिविल की तैयारी के साथ साथ बैकअप प्लान के तौर पे उन्होंने B.Ed और BTC किया था, जिसके लिए आज उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है। तो उन्हीं के कहने पर जो है कि उनकी रिक्वेस्ट पर मैं उनके लिए सीटेट की आंसर की डाल रहा हूँ, जिससे आप भी बेहतर इसका मतलब देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग भी सिविल विल की तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जो है कि आप केवल आंसर की अपनी देख सकते हैं। आंसर की पूरी गारंटी लेता हूं दोस्तों कि 99% आपके वही आंसर होंगे जो मैं बता रहा हूं, वही आपके आयोग से भी आंसर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होता है। तो प्राथमिक लक्ष्य होता है किसी बच्चे के अधिगम का कि वो किसी भी मुद्दे पर समालोचनात्मक जो है कि चिंतन कर सके। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पा रहा है तो उसका आउटकम जो होता है, लर्निंग आउटकम, वो बेहद ही कम रह जाता है। तो इसलिए सेकंड का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता क्या करती है। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा? तो बिल्कुल नहीं, बाधा के रूप में नहीं देख सकते। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, यह भी गलत है। और इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, तो यह भी गलत है। ये वो निगेटिव वर्ड्स हैं जहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और क्या होना चाहिए इसका आंसर? सी हो जाएगा। क्या करना चाहिए कि शैलियों की जो विविधता होती है उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि देखिए, मैं सिविल की आप लोगों को तैयारी कराता हूं, वहां पे मैं आपको प्रॉपर बताता हूं, गाइडेंस देता हूं कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को ढूंढ सकते हैं। आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आ रहा है तो अपनी कॉमन सेंस के बेस पे आप आंसर को ढूंढ सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। बच्चों का सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों पहले हम उसको कंफर्टेबल जोन में लाते हैं, बच्चे को सामान्य चीजें सिखाते हैं जो वो आसपास की चीजों को जानता है। उसके बाद जो है कि हम उसे जटिल चीजें सिखाते हैं। और बाकी ऑप्शन में देखिए, तर्क संगत से अनुभवजन गलत, जटिल से सरल यह भी गलत, अमूर्त से मूर्त यह भी गलत। इसीलिए तीसरा ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रक्रिया अगर उसके लर्निंग आउटकम में योगदान नहीं दे रही है तो वो गैर प्रासंगिककरण हो गई, यानी कि नॉन रिलेवेंसी जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होता है। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध। अगर हम तैयार समाधान ही दे देंगे तो वो अपने माइंड को क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में नहीं ले जाएंगे। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, यह भी गलत है, हतोत्साहित भी हम नहीं कर सकते। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, तो ऐसा नहीं, कठिन समस्याओं से भी उन्हें लड़ने का तरीका सिखाना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लर्निंग आउटकम इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि शिक्षा कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं होता है। आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर या फिर बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सीखने में पुनर्बनन की भूमिका, यह भी नहीं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जब तक उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तब तक वो अनुभव नहीं कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है,
शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, यह बात सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों और सीखने में सक्षम होते हैं, यह भी बात सही है। इसलिए 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी पूछी गई, संकल्पनात्मक योग्यताओं में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सहकर्मी सहयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सहकर्मी मतलब अपने साथियों का भी सहयोग करना चाहिए। अगला, फिर उन्हीं के द्वारा माना गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जिसे हम लोग कहते हैं इनर स्पीच, ये क्या होता है? तो बच्चों के एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक बेहतर माध्यम होता है। कभी कभी हम लोग भी अपने बारे में देखते हैं और शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैं 2 साल 3 साल से सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या टीचर की वैकेंसी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो हम अपने आप से सेल्फ टॉकिंग करते हैं वही हमारा एक काल्पनिक दोस्त होता है। तो इसलिए इसी को हम इनर वॉक कहते हैं, तो इनर स्पीच कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ये आपका हो जाएगा सही उत्तर केंद्रीयन, यानी कि सेंट्रेशन जिसको हम कहते हैं। बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए, शैशवावस्था जब बच्चा एकदम गोद की अवस्था में होता है, 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का होता है, तो उस समय प्राथमिक संस्थाओं के रूप में जो है कि समाजीकरण की भूमिका होती है, परिवार वगैरह की। और जब बच्चा कुछ प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो जाता है तो वहाँ पे कुछ माध्यमिक संस्थाएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 12 का हो जाएगा 4। आप लोगों का भी हो सकता है प्रश्न पेपर यही हो या फिर ऊपर नीचे प्रश्न हो सकता है, तो आप लोग प्लीज उसे सही से चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के रूप से स्वतंत्र विकसित होते हैं, या सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, और संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कि भाषा विकास यहाँ पे क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगर किसी बच्चे को भाषा की अच्छी समझ है तो अच्छी चीजों को सीख लेगा आराम से। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, जिन्होंने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे को आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें बाकी जो आप स्टेप देखेंगे, चाहे ये तीनों ही आपके जीन पियाजे की थ्योरी, जबकि पारंपरिक यानी अच्छा होना, बुरा होना, गुडविल होना, बैडविल होना, ये सभी चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आती है। तो पारंपरिक होना इस पे आता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत और शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा अगर अपने साथियों या शिक्षकों से जो उससे अधिक नॉलेजेबल है, मोर नॉलेजेबल है, तो उससे चर्चा करने पर उसको कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा मिलती है। और सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक होता है। तो यह भी बात सही है। तो 15 का डी इज करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम के लिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, अर्थात कि फीडबैक देना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। तो यह भी सही है, 16 का सेकंड। और अगला प्रश्न है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो सामान्यतः 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, जो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है 1 से 2 क्लास में, तो वो सामान्यतः शब्दों के साथ पहेलियां बनाता है, खेलता है, उसको समझता है, उन पे फोकस वो करता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किस आधार पर आलोचना की है? नारीवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि कैरोल गिलिगन एक महान क्रांतिकारी नारीवादी हैं और रेडिकल विमेन इसको कहा जाता है। तो ये नारीवादी दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो ये भी आपका सेंट्रेशन हो गया, यानी कोई व्यक्ति अपने में ही खुश रहता है, दूसरे से बात नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ये 20 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा त्वरण। इसको गतिवर्धन कहते हैं, एस्केलरेशन। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के बारे में बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता क्या होती है? अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होने लगती है। तो 21 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है
शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो क्या करना चाहिए उन्हें कि किसी भी तरीके से पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, जो है कि विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें और अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की भी जांच करें। जबकि विविधता को एक बाधा के रूप में वो कभी नहीं देख सकते। तो फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट आप करोगे तो आपको वैसे भी चौथा आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंत व्यक्तिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास एक दिक् स्थान की बुद्धि होती है कि कौन सी चीज कहाँ बनानी है, नाक कान गला, तो इसी को हम दिक् स्थान की बुद्धि कहते हैं। तो 23 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में से, अच्छा बीच में दोस्तों एक पेज की फोटो नहीं है, तो मैं ये मान रहा हूँ 24, 25, 26, 27 ये 4 क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, इसकी फोटो नहीं आई है। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ए, क्योंकि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये सभी चीज़ें इस पर मैटर करती है। अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है कि अगर आप जो है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है, ये स्वयं पर आरोप लगाने की प्रक्रिया होती है कि आप अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं करते हैं बल्कि पहचानते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो 29 का 4 हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी CDP का, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए ए और आर दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। दोस्तों ये तो था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और एनवायरनमेंट का भी हम लोगों ने डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग सेकंड पेपर को भी सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है कि सेकंड पेपर तक ही बने रहिएगा। और यहाँ पर चलिए अब डालते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी अभी आंसर की डालेंगे, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं।